गरीब घर की बेटी। एक गांव में सुमति नामक की एक लड़की रहती थी। उसके परिवार में सुमति, उसकी माँ और बाबूजी और भैया भाभी, उनके 2 बच्चे हैं। सुमति बहुत ही खूबसूरत और समझदार थी। घर का काम हो या पढ़ाई, सब कुछ में निपुण थी। घर में सभी काम मन लगा के रखती थी। बहुत हंसमुख स्वभाव की है। सुमति अब 10वीं कक्षा में पढ़ती है। घर के काम में भी भाभी हाथ बटाती है। रोज स्कूल जाना पढ़ना उसे सबसे ज़्यादा पसंद था। एक रोज जब सुमति अपने स्कूल से घर पहुंची तो गांव के पंडित जी आए हुए थे। माँ और बाबूजी साथ में बैठे थे। सुमति ने उन्हें देख नमस्ते किया और बोले, आजा बिटिया, मैं तेरे बारे में ही बात कर रहा था। सुमति आश्चर्य से बोली, मेरे बारे? क्या बात करनी है पंडित जी? आपके तो बगीचे भी नहीं हैं आम के, जो आप मेरी शिकायत लेके आए हैं कि मैंने आपके बगीचे से आम तोड़े हैं। पंडित जी ये बात सुन हंस पड़े और बोले, तू बहुत चंचल हो गई है सुमति, इसलिए एक लगाम लेके आया हूँ। सुमति फिर बोली, क्या कैसा लगाम? उन्होंने बोला, तुम्हारी शादी के लिए रिश्ता लाया हूँ। सुमति चौंक गई। क्या सुमति और कुछ कहती है इससे पहले ही माँ ने बोला, अंदर जाओ, बड़ों के आगे अपनी शादी की बात नहीं सुनते। सुमति अपने गुस्से और दुख का कोड़ पे रह गई। भाभी आई, बोली, क्या हुआ? शादी के नाम पर इतना गुस्सा क्यों है? सुमति कुछ न बोली, बस पलक के कोने पर लगी लकड़ी के डंडे को ऐसे मल रही थी जैसे बस तोड़ के ही दम लेगी। भाभी फिर बोली, अरे शादी तो सबको करनी होती है, मेरी तो 9वीं कक्षा में थी तभी हो गई थी। सुमति की आंखों में आंसू आ गए। भाभी ने बोला, खाना तो खा लो। वो कुछ ना बोली और मुंह ढक कर लेट गई। थोड़ी देर में उसे नींद आ गई। थोड़ी देर बाद माँ आ जाती है। वो सुमति के सर पर हाथ फिराते हुए बोली, सुमति उठ जाओ, साँझ हो गई है, शाम हो गई है। सुमति की आंखें खुली। फिर याद आया, वो ऐसे क्यों सो गई। वो माँ के गले लगकर बोली, माँ, मैं क्या तुम्हारे लिए इतनी बोझ हो गई हूँ कि तुम मुझे इतनी जल्दी भेज रही हो? अभी तो 10वीं की कक्षा की परीक्षा भी चल रही नहीं हुई है। माँ मुस्कुराते हुए बोली, हमार सोने चिड़िया उड़ना चाहती है तो मना किसने किया है? शादी हो जाने दो, दोनों थोड़े ना कर रहे हैं, गौना 2 साल बाद ही होगा, जी भर के पढ़ लेना। सुमति बोली, माँ, इतने कम समय में मेरी पढ़ाई पूरी ना होगी, 12वीं के बाद भी तो पढ़ना है। माँ बोली, पर 12वीं के बाद तो गांव में कॉलेज ही नहीं है, कैसे पढ़ेगी? सुमति बोली, शहर जाकर करूँगी। माँ ये सुनकर हंसने लगी और बोली, आज तक कोई लड़की गई है गांव से बाहर पढ़ने जो तुम जाओगी? सुमति बोली, तो क्या हुआ, माँ मैं चली जाऊंगी तो मैं भी काबिल बनूंगी, आप लोगों का नाम रोशन करूंगी। माँ ने बोला, हमारा नाम, चलो अब स्कूल के कपड़े बदल कर खाना खाओ और अपने बाबूजी को भी दे के आओ। पता है ना तुम्हें, वो तुम्हारे ही हाथ से खाना लेते हैं। सुमति मन मार के वहाँ से गई और बाबूजी के लिए खाना लेके गई और वही उनके पास बैठ गई और हाथ के पंखे से हवा करने लगी। थोड़ा संकोचित हुए बोली, बाबूजी, वो पीछे वाले घर की महुआ है ना, उसकी शादी उसके बच्चे उसके 20 साल के होने पर कराई थी।
और हमारे स्कूल में जो दूसरे गांव के प्रधान की लड़कियां आती हैं उनकी शादी भी 19 साल बाद हुई है। पिताजी एक एक निवाला अपने मुंह में रखे जा रहे थे। सुमति के किसी भी बात का कोई जवाब नहीं दे रहे थे। जब खाना खा लिया तो बोले, देख बेटा, लड़की का असली घर उसका ससुराल होता है। मैं अब दिन बुजुर्ग होता जा रहा हूँ। तेरा बड़ा कोई भी शहर में नौकरी करता है, इसलिए जितनी जल्दी हो सके तुम्हारी शादी करना चाहते हैं। बाबूजी की बात सुनकर नहीं आया कि वो अब क्या बोले। चुपचाप खाने की थाली उठाकर कमरे से बाहर आ गई। सभी की बात करके देख लिया था उसने, पर कोई भी उसकी बात सुनने और समझने को तैयार न था। वो बिना कुछ खाए ही सो गई। अगले दिन वो स्कूल के लिए तैयार होने लगी तो चोटी बना रही थी। तभी भाभी बोली, अब चली जाओ, जब शादी पक्की हो जाए तब घर का काम सीखने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा घर पर ही रहना होगा। सुमति चिल्ला कर बोली, नहीं करने शादी, नहीं जाना कहीं भी। स्कूल बैग लिए और घर से निकल गई। भाभी ने उसके जाते ही बोला, देखा माँ जी, ससुराल जाएगी तो कैसे कर सहेगी। इतने गुस्से में माँ मुस्कुराते हुए बोली, सीख जाएगी सब, घर बार अच्छा मिल रहा है, लड़का अस्पताल में है, कंपाउंडर की नौकरी करता है, 3 साल सुमति से बड़ा है, तो क्या हुआ, हमारी सुमति खुश रहेगी। सुमति अपने स्कूल में भी उदास सी थी। उसकी सहेलियां उससे पूछ रही थी क्या हुआ। उसने सब बताया। सहेलियां उसे छेड़ने लगीं, तो तुम उनके ख्याल में खोई हो। छुट्टी में रास्ते से देख उसकी सहेलियों ने इशारा में पूछा, चले क्या। पहले तो सुमति ने मना किया, फिर आम के बगीचा देख उसके मुंह में पानी आ गया। सभी लड़कियां दावे पांव बगीचे में पहुंची। दीवार के पीछे एक बगीचे में झांकती हुए बोली, काका तो सो रहे हैं, घर पर पता चला तो बहुत मुसीबत हो जाएगी। दावे पांव अंदर गए। सुमति पेड़ पर चढ़ गई और पक्के आम की डाली पर चढ़कर बोल गिराने लगी। नीचे खड़ी कुछ लड़कियां आम अपने बैग में भर रही थीं और दूसरा पहरा दे रही थी। तभी आवाज आती है, कौन है यहाँ। सभी लड़कियां दबा जाती हैं और चिल्लाती हैं, सुमति जल्दी नीचे आ जा, काका आ गए। जल्दी जल्दी में सुमति के पैर में चोट लग गई जाती है। सारी लड़कियां वहां से भाग जाती हैं। फिर घर आकर काका सुमति की शिकायत करते हैं। बाबूजी बोलते हैं, इसलिए शादी करने वाले हैं और ये तो अपना बचपन ही नहीं छोड़ रही। कभी बाग से आम चुराने, कभी झूला झुलाने, ट्यूबवेल पर खेलना। पता नहीं कब समझेगी बड़ों की बातें। बाबूजी ने सुमति को बुलाया और पूछा, काका क्या कर रहे हैं। तुमने आम तोड़े इसके बगीचे से। सुमति ना में सर हिलाते हुए बोली, नहीं बाबूजी, मैंने आम नहीं तोड़े बगीचे से। जी काका झूठ नहीं बोल रहे हैं, उम्र हो चली है ना काका की। काका ने गुस्से में बोला, अच्छा बड़ी सयानी हो रही है तो बता, तेरे पैर में चोट कैसे लगी। सुमति हलखलाती हुई बोली, तो फिर झटकते के बोली, वो तो रास्ते में पत्थर से चोट लग गई। काका बड़बड़ाते हुए चले गए और सुमति को भी बाबूजी से डांट पड़ी। अगले दिन माँ ने बोला कि आने वाला है, कल समझी तो कल स्कूल मत जाना, तेरी भाभी अच्छे से तैयार कर देगी। लड़का दोपहर के ढलते समय पर आएगा। मैं तेरे बाबूजी भी तभी आएंगे। हम दोनों प्रधान जी के लड़के के मधु आगमन पर होने वाले दावत और समारोह में काम करने के लिए जाएंगे। सुमति बोली, माँ फिर भी चलेगी, मैं
ने मना करते हुए बोला, अगर वो लड़का देखने ना आ रहा होता तो जरूर ले चलती। सुमति ने फिर बोला, तो ठीक है, मैं भी स्कूल जाऊंगी। माँ ने बोला, नहीं, मना कर दिया है ना। तभी बाबूजी आते हैं। वो बोलते हैं, क्या बहू चल रही है। सुमति बोली, बाबूजी मैं तो तब तक आ जाऊंगी जब तक वो लड़का आएगा, मुझे स्कूल जाने दो। बाबूजी ने कहा, ठीक है, पर कोई शरारत मत करना। अब की बार सीधे घर आना, बगीचा या और कहीं मत चले जाना। सुमति खुश होते हुए बोली, हाँ बाबूजी। माँ, आप सब कल दावत से आना तो खाने को अच्छी अच्छी चीज़ से आना। माँ ने बोला, ठीक है, मुझे तुझे देख लगता ही नहीं घर में 2 छोटे और भी बच्चे हैं, उन बच्चों से भी ज़्यादा बचपना तो तुझमें है। सुमति बोली, तभी तो मना कर रही हूँ, मत करो मेरी शादी। माँ ने सुमति की चोटी पकड़ ली और बोली, शादी तो हो के रहेगी, अब अपनी शरारत बंद करो। अगली सुबह सुमति स्कूल जाने के लिए तैयार होने लगी। भाभी जी ने मसाला पीसते हुए फिर बोला, याद है ना, आज जल्दी आना है और तैयार भी होना है। तुम्हें अच्छे से लड़का कार से आएगा, समय से घर आ जाना। सुमति बोली, याद है, मुझे आ जाऊंगी समय से। माँ आई और सुमति को कुछ रुपए देते हुए बोली, आते समय मांगत के दुकान से मिठाई और रास्ते से फल ले आना मेहमानों के लिए। सुमति रुपए गिनते हुए बोली, माँ 10 रुपए हैं और 2 9। माँ ने बोला, वो क्यों? वो बोली, पानी बतासा खाना है, बहुत दिनों से नहीं खाए। माँ ने बोला, घर जल्दी आना, खाने की मत खराब कर, लड़कियों को तीखा चटपटा कम खाना चाहिए। सुमति बोली, क्या सारे नियम लड़कियों के लिए ही हैं, लड़कों के लिए कुछ भी नहीं है। माँ ने बोला, ज़्यादा मास्टनी ना बन जा, स्कूल के लिए देर हो रही है। सुमति बोली, ठीक है, मत दो, और मुँह फुला के स्कूल जाने लगी। घर के द्वार पर बाबूजी खाट पर बैठे हुक्का पी रहे थे और चुपचाप सब सुन रहे थे। सुमति तो जाते देख बोले, रुक जा सुमति, यहाँ आ। सुमति बाबूजी के पास आई। बाबूजी ने 30 रुपए देते हुए बोला, ले, पर अपनी माँ से मत कहना और अपनी भाभी के दोनों लड़कों लव कुश के लिए भी ले आना। सुमति के चेहरे पर खुशी छा गई। वो खुशी खुशी स्कूल जाने लगी। अपनी सहेलियों के साथ जाते हुए रास्ते में बात कर रही थी। तभी आशा बोलती है, आज तो प्रधान जी के यहाँ बहुत बड़े दावत है, सुमति तू भी चलना साथ। सुमति उदास होते हुए बोली, नहीं, माँ ने घर जल्दी आने को कहा है, मुझे देखने के लिए लड़का आ रहा है। तो पुष्पा बोली, ओहो, तो होने वाले जीजाजी आ रहे हैं। सभी सहेलियां उसे छेड़ने लगीं। सुमति ने बोला, ठीक है, जब तुम लोगों का नंबर आएगा तब बताती हूँ। मैं भी स्कूल पहुँचकर सब अपने पढ़ाई में लग गईं। छुट्टी होने पर सुमति ने मंगत के यहाँ से मिठाई ली और फिर सेब अनार लेकर केला भी पका लिया। पानी पूरी के ठेले के पास पहुंचकर जल्दी जल्दी मुंह में पूरी डालने लगी और घर के लिए पानी बोतल में और पूरी एक लिफाफे में ले ली। सहेलियों के साथ घर की ओर आने लगी। उसकी सहेलियों ने बोला, तो सुमति, क्या तुम अपनी पढ़ाई अब छोड़ दोगी और आगे नहीं पढ़ोगी? सुमति बोली, नहीं, माँ ने गौना 2 साल बात करने को बोला है, तब तक 12वीं तक तो मैं पढ़ सकती हूँ। आम का बगीचा दिखा। आशा ने इशारा किया। सुमति ने मना कर दिया। उन्होंने बोला, ठीक है, तू यहीं रुक, हम अभी बस थोड़ी देर में आते हैं। सुमति ने बहुत मना किया, वो नहीं मानी। वो वहीं खड़ी रही और अपनी सहेलियों का इंतजार करने लगी। तभी एक कार बहुत तेज रफ्तार में सुमति के बराबर से निकलती है। रास्ता
कच्चा और पानी भरे होने के कारण कार के तेज रफ्तार से रास्ते का पानी सुमति के ऊपर उछल पड़ा। सुमति गुस्से में तिलमिला गई और तेज से बोली, आंखें बंद करके गाड़ी चलाता है क्या? दोनों हाथों में सामान वो मुंह भी साफ नहीं कर पाई। थोड़ी देर में पुष्पा वहां पर आई और आशा आती है सुमति के देख बोली, ये कैसे हुआ? और हंसने लगी। सुमति बोली, सामान पकड़ पहले फिर दांत दिखाना। सुमति ने पास खेत में चल रहे ट्यूबवेल से मुंह धोया और बड़बड़ाती हुई बोली, अगर ये बंदर मुझे मिल गया ना तो ऊपर से नीचे तक इसे कीचड़ में डुबो दूंगी। फिर सभी घर की ओर बढ़ने हैं। रास्ते में उन्हें वही कार दिखाई देती है। सुमति बोली, ये वही कार है, अब देखना मैं इससे कैसे बदला लेती हूँ। आशा बोली, सुमति तुझे जो लड़का देखने आने वाला था कहीं ये ही वही तो नहीं? सुमति बोली, अरे हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। भाभी ने कहा था कार से आएगा। थोड़ी देर सोच के बोली, फिर तो और भी अच्छा है, इसे मैं यहीं से वापस भेज दूंगी। वो सभी लड़कियां उसके पास गईं। कच्चे रास्ते में जगह जगह पानी भरा हुआ था। सुमति और साथ के सभी लड़कियां उसके पास आईं। वो दूसरी ओर मुंह करे हाथ में मोबाइल लिए हाथों को ऊपर आसमान की ओर करे मोबाइल को घुमा रहा था। जैसे उसकी नज़र सुमति पर पड़ी, अपना चश्मा निकाला और स्तंभ हो सुमति को देखने लगा। सुमति ने बोलना शुरू किया, आप गांव में किसी से मिलने आए हैं आप? वो लड़का कुछ न बोला, बस सुमति को देखता ही रहा। सुमति ने फिर अपनी बात दोहराई तो वो लड़का थोड़ा हड़बड़ा के बोला, हाँ जी, मैं वो किसी से मिलने जा रहा हूँ, उनके यहाँ शादी। इतने पर ही सुमति बात काटते हुए बोली, तो आप वहाँ जा रहे हैं? वो लड़का बोला, जी, पर कोई पता बताने के लिए नहीं मिल रहा और बहुत तेज प्यास भी लग रही है। कहीं दुकान भी नहीं, पानी की बोतल ले सकूं? सुमति ने मन में तरकीब सूझी। अपनी बोतल जिसमें पानी बतासे का पानी था उस लड़के की ओर बढ़ाते हुए बोली, ये लीजिए पानी, बिल्कुल शुद्ध और शीतल। पुष्पा बोली, पर सुमति ये तो सब। तभी सुमति ने चुप रहने का इशारा किया। वो लड़का बोतल पे खोलने हुए बोला, थ्यू सोच मत गर्ल्स। शरारत तभी मुस्कुराने से उसे देख रही थी। जैसे ही उस लड़के ने एक घूंट पिया, उसके मुंह बनाते हुए पानी बाहर निगल दिया और बोला, इतना तीखा पानी कौन देता है? खांसने लगा। मौका देख सुमति ने उसके कदमों में अपना पैर फंसा दिया और सीधे पानी भरे हुए गड्ढे में जा गिरा। तब सभी लड़कियां उस पर हंसने लगीं। तब सुमति ने उसकी ओर अपना हाथ बढ़ाया और सहारा देकर खड़ा किया और बोली, देखो शहरी बाबू, आपके कार से भी मेरे ऊपर रास्ते का पानी चिगड़ गया था, मैंने उस का बदला लिया है। अब इस गांव के बाहर इतनी सेवा हुई है तो सोचो गांव में कितनी होगी। भलाई इसी में है। यहाँ से घर चले जाओ, नहीं तो आप तो खुद समझदार हैं। अब इस गांव के बाहर इतनी सेवा सुमति इतना बोल घर की ओर चल दी। रास्ते में आशा ने बोला, सुमति, क्या वो वापस चल जाएगा? पर वो लड़का है बहुत सुंदर, तेरे बाबूजी को पता लगा ना इस सब का तो बहुत नाराज होंगे। सुमति बोली, तुझे पसंद है लड़का तो तू तेरे घर रिश्ता भिजवा देती हूँ। इतना बोल सभी लड़कियां हंसने लगीं। घर पहुंचकर सुमति मन ही मन बहुत खुश थी। वो बोली, भाभी, मैं सामान ले आई हूँ, देख लेना कुछ कम तो नहीं, और मैं अभी मुंह हाथ धो के आती हूँ, आप मुझे तैयार कर देना अच्छे से।
उसकी भाभी कुछ न बोली और वो हाथ मुंह धोके आ गई। भाभी ने बोला, माँ ने तुझे प्रधान जी के यहाँ हो रहे दावत में बुलवाया है। सुमति बोली, पर आज तो वो नहीं आने वाला था ना। भाभी ने बोला, नहीं आ रहा आज वो। सुमति मन ही मन खुश हो रही थी। वो बोली, क्या भाभी? उनकी भाभी बोली, उसे आज छुट्टी नहीं मिली नौकरी से, अब वो इतवार वाले दिन आएगा। सुनते से यश बिल्कुल चौंक गई। वो सोचने लगी, जब वो लड़का आज आया ही नहीं तो वो कौन था जिसे मैं परेशान कर के आई हूँ। सुमति ने मन ही मन यह सब सवाल घूम रहे थे। भाभी ने फिर बोला, जा नहीं रही क्या प्रधान जी के यहाँ? सुमति बोली, हाँ जा रही हूँ। दोनों बच्चे कहाँ हैं? भाभी सुमति के चारों ओर देखते हुए बोला। भाभी बोली, वो भी वहीं गए हैं। सुमति तैयार हो प्रधान जी के घर पहुँचती है, जहाँ उनका घर फूलों और सजावटों से सजा हुआ था। एक और बहुत स्वादिष्ट पकवान बन रहे थे, जिनकी खुशबू हर जगह फैल रही थी। बहुत बड़े बड़े घर के लोग आए हुए थे। सभी ने कीमती कपड़े और गहने पहने हुए थे। सुमति इन सब को खोई थी। उनकी माँ उसे पीछे से आवाज़ लगाती है, सुमति सुमति। माँ की आवाज़ पर ध्यान नहीं जाता। माँ पास आके उसके कंधे पर हाथ रख बोलती है, सुमति कहाँ खोई है? कब से बुला रही हूँ। सुमति बोली, हाँ माँ, मैं आपको ही देख रही थी। माँ ने बोला, चल बहुत काम है। माँ ने सुमति को फलों से भरी एक टोकरी दे दी और बोला, इसे पूजा के पंडाल में रख आना और ध्यान से कुछ गड़बड़ मत करना। सुमति ने टोकरी उठाई और पूजा के पंडाल की तरफ चल दी। टोकरी ऊपर तक फलों से भरी थी। वो धीरे धीरे चल रही थी, तभी वो किसी से टकरा जाती है और सुमति के हाथ से टोकरी नीचे गिर जाती है और सारे फल बिखर जाते हैं। सुमति बिना इस इंसान को देखे गुस्से में बोलने लगती है, आंखें बंद करके चलते हो क्या? दिखाई नहीं देता क्या? बोलते बोलते फल टोकरी के में रखने लगती है। वो लड़का जिसे सुमति टकराई थी, वो भी फल उठा कर टोकरी में रखने लगा और बोला, मुझे लगा नहीं था हम फिर मिलेंगे। सुमति चौंक जाती है और उसकी ओर देखती है। ये वही लड़का था जिसे सुमति ने स्कूल से आते समय रास्ते में परेशान किया था। सुमति बुरी तरह से घबरा जाती है और बोलती है। उसके माथे पर पसीने की बूंद झलक जाती है। थोड़ी ही देर में प्रधान जी की पत्नी आती है और बोलती है, अनिकेत बेटा, तुम यहाँ हो? हमें तुम्हारे पिताजी और माँ से बहुत शिकायत है। वो तो आई नहीं, बस तुम्हें अकेले भेज दिया। और रास्ते में क्या हुआ था तुम्हारे साथ? रघु ने बताया, गांव के कुछ लड़कियों ने परेशान किया था तुम्हें। सुमति वहाँ मुंह नीचे खड़ी थी। उन्होंने सुमति से पूछा, क्यों री? सुमति, तुझे पता है क्या कौन थी वो लड़कियां? सुमति अब घबराई हुई आंखों से अनिकेत को देख रही थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे। तब अनिकेत ने बात काटते हुए बोला, रहने दो चाची जी। सुमति ने उन्हें प्रणाम किया और वहां से तेजी से निकल जा गई। सुमति वहां से जाते हुए बार बार पीछे मुड़कर देखने रही थी। उसने वो फलों की टोकरी पंडाल में रखी और वहां से चली गई। वहीं उसे पुष्पा और आशा, उसकी दोनों सहेलियां भी दिख गईं। सुमति उनके पास पहुंची और बताया, वो लड़का जिसे हमने रास्ते में परेशान किया था, वो यहीं आया हुआ है और प्रधान जी के खास मेहमान हैं। अगर माँ बाबूजी को पता चला तो बहुत मुसीबत हो जाएगी। पुष्पा बोली, ये तो बहुत बुरा हुआ, अब क्या करेगी? सुमति बोली, ऐसा करते हैं, यहाँ भी वो शहरी बंदर अकेला दिख रहा है, उसी माफ़ी मांग लेंगे,
फिर वो किसी को नहीं बताएगा। आशा और पुष्पा ने कहा, ठीक है। सुमति हर जगह अनिकेत को खोजने लगी। उसकी नज़र उस समय अनिकेत को ही ढूंढ रही थी। सुमति की नज़र माँ पर गई। उसने देखा ठाकुरायन माँ से कुछ बात कर रही थी। वो सुमति की तरफ इशारा करके वो बात कर रही। सुमति ने जब ये सब देखा उसे लगा कि अनिकेत ने सब कुछ बता दिया। उसके माथे पर चिंता की लकीरें उभर गईं। वो वहाँ से जाना चाहती थी। वो जैसे ही घर से के लिए मुड़ी तभी माँ ने आवाज़ लगाई, और सुमति कहाँ जा रही है? यहाँ आओ। सुमति उल्टे पाँव वहाँ से निकलने को सोचा, तभी माँ ने आवाज़ लगाई, सुमति आओ, सुमति आओ। सुमति अनसुना कर रही थी। तब सामने से बाबूजी आते हुए बोला, क्यों रे सुमति, तुझे सुनाई नहीं दे रहा? तेरी माँ तुझे कब से बुला रही है। सुमति ने बोला, बस बाबूजी मैं जा रही थी। सुमति धीरे धीरे डरते हुए माँ के पास पहुँची। माँ ने बोला, ये क्या बोल रही है ठाकुरायन, मुझे तो कुछ पता ही नहीं। सुमति को लगा अब तो डांट और सजा मिलेनी पक्का है। माँ ने बोला, क्यों रे, क्या किया ऐसा तूने जो ठाकुरायन ऐसे बोल रही थी? सुमति घबरा कर बोली, माँ मैंने कुछ नहीं किया। माँ ने बोला, अच्छा तो फिर ठाकुरायन को कैसे पता तुझे इतनी सुंदर रंगोली आती है? सुमति को फिर थोड़ा चैन की सांस आई। उसने बोला, रंगोली? आप रंगोली की बात कर रही हो? माँ ने बोला, तो तूने क्या सोचा? सुमति बोली, कुछ नहीं। माँ ने बोला, जा जल्दी से, शाम की पूजा शुरू करनी है, रंगोली बना दे, रंग वही देख रखे होंगे। सुमति पंडाल की ओर चल दी। वहाँ पहुँचकर वो बहुत ही सुंदर रंगोली बना लगी। उसने बहुत खूबसूरत रंगोली बनाई और द्वार पर भी रंगोली बनाने चली गई। जब वहाँ रंगोली बना रही थी तभी उसने देखा कोई उसकी बनाई रंगोली पर चले रहे हैं। सुमति गुस्से में बोलते हुए मुंह ऊपर करती है, इतनी सारी जगह हैं फिर भी तुम्हें ये रंगोली ही मिली है। जब उसने मुंह ऊपर करके देखा तो अनिकेत खड़ा था। सुमति ने उदास भरे मुंह बनाकर बड़बड़ाते हुए बोली, जानकी मैया, ये मेरे साथ ही क्यों होता है? बोला सारी सुमति को ये सही मौका लगा माफ़ी मांगने का। उसने हाथ जोड़े और बोली, शहरी बाबू, वो जो रास्ते में हमने शरारत की उसके लिए हमें माफ़ी दे दो। वो क्या है ना, जिसने हमने सोचा था कि आप हो पर वो आप नहीं हो, और जो आप हो उसके मैंने सोचा ही नहीं था कि आप होंगे। अगर हमें पता होता आप कौन हैं तो हम वो ना समझते जो समझ रहे थे कि आप हो। अनिकेत थोड़ा असमझ में था। तब सुमति खुद के ही सर पर हल्का सा हाथ मार के बोलती, क्या बोल रही है सुमति? अनिकेत मैं कुछ समझा नहीं। सुमति बोली, वो हम बस माफ़ी मांग रहे थे। वो क्या बोलते हैं अंग्रेजी में सॉरी। आपको इतनी परेशानी हुई, आपके कपड़े भी गंदे हो गए, उन सब के लिए माफ़ कर दीजिए। और ठाकुरायन ने कुछ ना कहा ना तो वो बाबूजी और माँ पर नाराज हो जाएंगी। अनिकेत मुस्कुराता हुआ बोला, ठीक है, माफ़ किया। सुमति ये सुन खुशी से झूमने लगी। नहीं कहा कि उसने अपने हाथ से गुलाल से भरी कटोरी है जो लाल गुलाल हवा में उछाल दी गया और गुलाल बारिश की तरह सुमति और अनिकेत के ऊपर गिर गया। ये देखकर और अनिकेत की तरफ देखने लगे। अनिकेत के कपड़ों पर लाल गुलाल लग गया। सुमति घबराहट में अनिकेत के कपड़े अपने हाथ से साफ करने लगी। वो साफ होने के बजाय सुमति का हाथ का लाल गुलाल भी अनिकेत के कपड़ों पर लग गया। वो होशी हो गई। उसे लगा अभी तो पहले ही गलती की माफ़ी नहीं हुई और फिर भी गिर गया और गलती हो गई।
अनिकेत बस मुस्कुराते हुए सुमति को देखने जा रहा था। लाल गुलाल सुमति के चेहरे पर श्रृंगार जैसे लग रहा था। सुमति का साधने भरा चेहरा लाल गुलाल से गुलाब की तरह खिल गया था। सुमति बोली, कपड़े खराब हो गए, माफ कर देना, मैं आपके कपड़े में धो दूंगी। अनिकेत सुमति की सुंदरता में खोया हुआ ना तो कुछ ना रहा था ना ही बोल रहा था। सुमति ने फिर बात दोहराई। तब अनिकेत बोला, कोई बात नहीं, आज हम दोनों एक रंग में रंग गए। सुमति बोली, मैं समझी नहीं। वो बोला, कुछ नहीं। सुमति बोली, आप कपड़े बदल लीजिए और ठाकुरायन से कुछ ना कहना। अनिकेत मुस्कुराते हुए बोला, ठीक है। प्रधान जी के बेटा प्रताप आता है और अनिकेत को ऐसे रंगा हुआ देख बोलता है, क्या हुआ, किसके साथ होली खेल ली? सुमति डरी हुई अनिकेत के मुंह को देख रही थी। अनिकेत ने बोला, कुछ नहीं भैया, पैर फिसल गया था इसलिए गिर पड़ा था। प्रताप हंसने लगा और सुमति वहां से चली जाती है। सभी मेहमानों का नाश्ता शुरू होता है। सुमति और बाकी की लड़कियां सभी मेहमानों के आगे लड्डू और शरबत देती हैं। जब अनिकेत के सामने सुमति शरबत रखती है तो अनिकेत बोलता है, शरबत ही है ना, कुछ तीखा पानी तो नहीं? सुमति डर से अनिकेत को देखने लगती है। अनिकेत मुस्कुरा देता है। इसी प्रकार नाश्ते का कार्यक्रम होने के बाद शाम की पूजा शुरू होती है। सभी लोग पंडाल में पहुंचते हैं। सभी सुमति के रंगोली की तरफ कर रहे थे। थोड़ी ही देर में पंडित जी के मुंह से मंत्र की आवाज शुरू हो जाती है। बीच बीच में शंख बज रहे थे। गांव के सभी छोटे बच्चे प्रसाद लेने की लालच से द्वार पर ही खड़े थे। सुमति भी सर पर दुपट्टा रखे हुए और हाथ जोड़ के बैठी थी। अनिकेत की नजर सुमति पर ही थी। सुमति की सादगी अनिकेत को भर गई थी। पूजा समाप्त होने के बाद आरती हुई। फिर पंडित जी ने कोई भजन गाने को बोला। तब गाँव वालों ने ठाकुरायन जी की सुमति से बोला, भजन के लिए। सुमति भजन गाने के लिए तैयार हो गई। अनिकेत ये देख खुशी से कान खड़े कर लेता है। सुमति भजन गाती है। सुमति जितनी चंचल थी उससे ज्यादा ठहराव था। सभी सुमति के भजन के में लीन हो गए। उसकी मधुर आवाज सबके कानों में रस घोल रही थी। कान्हा भी भजन गाते हुए सुमति भी उस भजन में लीन हो गई। अनिकेत ये देख और सुन सुमति के प्रति और लगाव हो गया। उसे मन ही मन चाहने लगा। उसने अपने मोबाइल से सुमति के बिना जानकारी के बहुत सी फोटो ली और भजन समाप्त होने पर प्रधान जी और उनकी पत्नी ने 500 रुपये सुमति को खुशी से दिए और 2 सूट दिखाते हुए ठाकुरायन बोली, सुमति, इन दोनों में से जो पसंद है ले लो। सूट के सफेद रंग का था और दूसरा पीले रंग। सुमति बोली, ये पीला वाला सफेद रंग मुझे बिल्कुल नहीं पसंद, ना ही इस रंग का कोई भी कपड़ा मैं पहनती हूँ। सफेद रंग भी कोई रंग होता है। ठाकुरायन मुस्कुराते हुए बोली, ठीक है। सुमति बहुत खुश थी। आज उसे बहुत कुछ मिला था। रात हो जाने पर सुमति माँ, बाबूजी और भाभी के दोनों बच्चों लव और कुश के साथ घर आने लगती है। अपने आने से पहले माँ से बोलती है, माँ, छोटी ठाकुरायन को तो देखा ही नहीं। माँ ने बोला, अब रात हो गई है, वो परिवार के साथ होगी। सुमति घर के लिए सबके पीछे पीछे चलने लगी। अनिकेत बंगले के कोने से खड़ा सुमति को देख रहा था। सुमति बार बार बंगले पर नजर घुमा के देख रही थी, कहीं उसे नई दुल्हन दिख जाए। तब उसकी नज़र अनिकेत पर पड़ी। अनिकेत उसकी ओर ही देख मुस्कुरा रहा था। सुमति कुछ समझ न सकी। तब अनिकेत ने अपनी जेब से पायल निकाल सुमति को दिखाने लगा। सुमति ने उसे देखते ही पहचान लिया। वो पायल
पर उसकी ही है। उसने अपने पैरों की ओर देखा, एक पैर में पायल नहीं थी। उसे ध्यान भी न था वो पायल कब निकल गई। सुमति अनिकेत से इशारा करते हुए बोली, वो पायल मेरी है। पर वो तो बस मुस्कुरा रहा था। माँ ने फिर आवाज लगाई, सुमति जल्दी चल, अंधेरा हो रहा है। सुमति बोली, आई माँ। फिर वो माँ के साथ घर आ गई और रास्ते में यही सोच रही थी, उसकी पायल उसके पास कैसे गई। सुमति रास्ते में ये सोचती चली रही थी कि वो पायल पैर से निकलकर अनिकेत के पास कब पहुंच गई। सुमति अपने माँ बाबूजी के साथ घर पहुँच कर सब सोने लगे गए, पर सुमति को अभी भी नींद नहीं आ रही थी। जैसा सामान्य तौर पर होता है, रात सोने से पहले अधिकतर इंसान उसे दिन में होने वाली सभी घटनाओं को याद करता है। सुमति भी जब आंखें बंद करती तो उसे अनिकेत की सब उस रास्ते में पानी के गड्ढे में गिरा दिखाई देता था, कभी गुलाल के लाल रंग में रंगा दिखाई देता था। सुमति मुस्कुराते हुए बोली, शहरी बंदर। माँ तो सुमति के पास ही सोती थी। सुमति की आवाज़ सुन नींद में बोली, हम छत पे ना सोए हैं, जो बंदर आएगा सपना देखा होगा तूने, सो जा। मच्छरदानी अच्छे से चारों ओर से बंद कर देना, ना तो मच्छर फिर रात में सोने भी न देंगे। सुमति माँ को पकड़ कर सोने की कोशिश करने लगी। थोड़ी देर में उसे नींद आ गई। इधर प्रधान जी की हवेली में अनिकेत कटहल रहा था। वो बार बार मोबाइल में सुमति के फोटो, जो उसने बिना सुमति की जानकारी के लिए थे, उसे देख रहा था और मन ही मन मुस्कुरा रहा था। उसकी पायल पैर हाथों में लिए बहुत देर तक सुमति के ख्यालों में खोया रहा। जब उसे नींद आई तो वो बालकनी में टहलना रहा। रात के 1:15 थे। उसने देखा कुछ काम करने वाले पंडाल का टेंट एक शाम ट्रैक्टर में लाद रहे थे और कुछ सफाई कर रहे थे। हवेली के चारों ओर बहुत बल्ब लगे थे, इसलिए अंधेरे में भी हवेली की बालकनी सब साफ दिखाई दे रहा था। जब एक सफाई करने वाला पंडाल में रंगोली को भी साफ करने लगा, तब अनिकेत बिना कुछ सोचे समझे चिल्लाया, नहीं, इसे साफ मत करो। वो व्यक्ति घबराकर अनिकेत की तरफ देखने लगा। जब अनिकेत ने बोला, ये रंगोली मत साफ करो, बाकी सब साफ कर लो, वो व्यक्ति ने हाँ में गर्दन हिलाते हुए जी साहब जी बोल दूसरी ओर की सफाई करने लगा। उस व्यक्ति ने बोला, साहब जी आप शहर से आए हैं? अनिकेत बोला, हाँ काका। तब अनिकेत ने कुछ सोचते हुए बोला, गांव वालों को शहरी लोग पसंद नहीं क्या? तब उस व्यक्ति ने बोला, नहीं तो साहब जी ऐसा तो बिल्कुल नहीं है, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? आपको हमारे गांव की कोई बात बुरी लगी क्या? अनिकेत बोला, नहीं, बस रास्ते में मेरा स्वागत कुछ लड़कियों ने बहुत अच्छे से कर दिया था। कर्मकार बोला, साहब जी मैं समझा नहीं। अनिकेत ने हाथ में सुमति की पायल ले बोला, समझ तो मैं भी नहीं पा रहा, ये मेरे साथ हो क्या रहा है? वो व्यक्ति असमझ में उसे देखने लगा। तब अनिकेत ने बोला, कुछ नहीं काका। तब काका कर्मकार ने बोला, तो साहब जी आपको हमारा गांव का स्वागत कैसा लगा? अनिकेत कुछ सोचता है जिससे उसका मुंह खिल जाता है। वो तुरंत काका से बोलता है, काका आपके गांव में सब कुछ अच्छा है, यहाँ के लोग और वातावरण में बहुत अपनापन है। काका मुस्कुराते हुए साहब बात सुनने रहे थे। अनिकेत अपनी बात जारी रखते हुए बोला, और पंडाल की पूजा और उस लड़कियां का भजन सब बहुत आनंद आया था ना?
जाने कौन लड़की थी वो काका इतना मीठा भजन गा रही थी। तब काका बोले, हाँ, पंडाल में पुजारी अंकित के अपने कान खड़े कर लिए। सुमित ने बारे में सुना के लिए तब काका ने अपनी बात आगे बढ़ाई और बोले, हाँ हाँ, वो पंडाल पुजारी अनिकेत बड़ी बेसब्री से सुमिति के बारे में सुन के को बेकरार था। काका बोले, बहुत अच्छे हैं वो पंडित जी। अनिकेत ने गुस्से और लालची वाला मुंह बनाया और बोला, काका, हाँ, पर भजन भी तो बहुत था, कितना मीठा था। तब काका बोले, अरे हाँ हाँ, वो तो हमारे गांव के किशनदास की लड़की बेटी है। सुमति का नाम सुन अनिकेत के चेहरे पर एक चमक आ गई थी। अनिकेत बोला, अच्छा, सुमति नाम है उसका? काका बोले, हाँ, बहुत चंचल है, पूरा गांव वाले उसे बहुत प्यार देते हैं, हमेशा कुछ न कुछ शरारत करती रहती है। इन सब के साथ बहुत गुणवान भी है, सिलाई कढ़ाई और खाना भी बहुत अच्छा बनाती है। हमारे मंदिर की पुजारी की उस हर कृष्ण जन्माष्टमी पर जन्म भोजन का आरती गाने के लिए मंदिर बुलाते हैं। बहुत प्यारी बेटी है, पढ़ने में भी हमेशा अपनी कक्षा में पहले नंबर पर आती है। अनिकेत बहुत तमन्यता से सब सुन रहा था। तभी काका ने कुछ ऐसा बोला कि अनिकेत की सारी खुशी उदासी में बदल गई। काका ने बोला, उसकी शादी के लिए कोई लड़का देखा है? शहर में अस्पताल में कंपाउंडर है, पर अभी तो वो छोटी है। काका, इतनी जल्दी शादी कर? अनिकेत उदास होते हुए बोला। काका बोले, साहब, हमारे यहाँ लड़कियों की इनके उम्र पर ही यह रिश्ते अच्छा होता है, इससे भी कम उम्र पर शादी कर देते हैं। अनिकेत के चेहरे पर उदासी छा गई। वो अपने कमरे में गया और उदासी से लेट गया। मन ही मन सोच रहा था, अब तक उस सब लड़कियों में से एक ही तो लड़की उसे देखी जिसे देखकर लग रहा था, हाँ, वो गर्ल है, पर उसकी भी शादी होने वाली है। मैं कर भी क्या सकता हूँ? अभी तो 1 साल है मेरे MV को पूरा होने में और अभी करियर भी कुछ नहीं है। मैं शादी के लिए अभी सोच भी नहीं सकता। मैं ना ही उसे रोक सकता हूँ शादी के लिए। पर मैं सुमति को कभी भूलने भी ना तो नहीं सकता। वो परेशान हो तकिया अपने सिर के ऊपर रख आंखें बंद कर लेट गया। उस रात बहुत देर में सुबह भी देर से आँख खुली रात कमरे में आता है और अनिकेत को जागते हुए बोलता है, अरे सूरज सर पर चढ़ गया और तू अभी तक सो रहा है? मेरे दोस्त, तो तुम्हारे बड़े भैया का फोन आया, साहबजादे माफ़ी मांग रहे थे कि वो ना आ सका, इसलिए छोटे भाई की भेजा है। सुना है आज निकल रहे हो? अरे कुछ दिन तो रुको, यहाँ हमारा गांव और बगा है और यहाँ की शीतलता माता के यहाँ का मेला भी देख के जाना, कल लगने वाला है। अनिकेत बोला, नहीं भैया, कल ही शाम को निकलना है, पढ़ाई का बहुत लॉस हो रहा है। प्रताप बोला, ठीक है, तुम तैयार हो जाओ, नाश्ता करने के बाद आम का बगीचा घूमने चलेंगे। अनिकेत नहा कर नाश्ता करने बाद प्रताप के साथ आम के बगीचे की तरफ चला पड़ा। अनिकेत और प्रताप घूमते हुए बात कर रहे थे। अनिकेत बोला, साहब, ऐसी ओरिजिनल हरियाली देखने को नहीं मिलती, बहुत शांति और ताजगी है यहाँ। चारों ओर पक्षियों के चहचहाने की आवाज है, शीतल हवा चल रही है। अनिकेत ने प्रताप के साथ बहुत सी फोटो ली। बोला, यहाँ से वो लोग खेतों की तरफ चले जा दिए। खेतों में बहुत से मजदूर काम कर रहे हैं, उनमें से सुमति के बाबूजी भी थे। सुमति भी वहाँ आती है अपने बाबूजी के लिए खाना लेकर। प्रताप को देख वो प्रणाम हो, छोटे ठाकुर साहब बोल। वहाँ से वो लोग
दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करती है और अनिकेत की तरफ भी ऐसे ही प्रणाम बोलती है। अनिकेत सुमी को दे प्रताप बोला है, अरे सुमति तुम आज स्कूल नहीं गई? तब सुमति बोली, छोटे ठाकुर जी आज बहुत देर में आंखें खुली इसलिए देर हो गई थी। प्रताप के बोला, सुना है सुमति की शादी करने वाले हैं? सुमति के बाबूजी बोले, जी छोटे ठाकुर साहब सोच तो रहे हैं इसलिए साल करने को तो तब था। प्रताप बोला, ठीक है, अगर किसी चीज़ की या पैसों की ज़रूरत हो तो बिना किसी संकोच के बता देना। तब बाबूजी बोले, आप ही तो हमारे अन्नदाता हैं साहब, आपसे ही उम्मीद करते हैं। सुमति मुंह नीचे करके सब सुन रही थी। तभी छोटे ठाकुर साहब का फ़ोन बजने लगा और वो अनिकेत को बोलते हैं। तभी आया अनिकेत में सुमति के बाबूजी ने सुमति से खाना का थैला लिया और खेत पे कमा लग गए कि सुमति भी घर जाने के लिए चल दी। तब अनिकेत ने हल्की सी आवाज़ लगाई, सुमति। तब सुमति मुड़कर देखते हुए बोली, जी साहब जी वो बाबूजी। अनिकेत बोला, तो कौन सी क्लास में पढ़ रही हो? बोली, अभी 10वीं में हूँ। वो बोला, तो पढ़ाई आगे नहीं करनी जो इतनी जल्दी शादी कर रही हो? एक वो बोली, क्या वो बाबूजी शादी के बाद होना 2 साल बाद होगा, तब तक हम 12वीं तक पढ़ सकते हैं। अनिकेत बोला, फिर आगे की पढ़ाई? सुमति मुस्कुराते हुए बोली, आगे का तो पता नहीं, गांव में इससे बड़ी कक्षा का कॉलेज नहीं है और शहर लड़कियों को जाने नहीं दिया जाता। अनिकेत बोला, तुम्हें पढ़ना हुआ बहुत अच्छा लगता है? सुमति चहकाते हुए बोली, हाँ बहुत, अगर हमें मौका मिला ना तो हम आगे ज़रूर पढ़ेंगे और अपने माँ बापूजी को हवाई जहाज़ में बिठाएंगे और फिर ना उस अरे हमारी भाभी के दोनों बच्चे जब हम हवाई में बैठे आसमान में उड़ रहे होंगे, वो नीचे से हाथ लाए और वो सीढ़ियाँ होती हैं ना जो अपने आप ऊपर नीचे होती सकती हैं, उस पर भी चढ़ाएंगे। अनिकेत सुमति को ले जब बड़ी बातें सुन रहा था, वो मन ही मन दुआ कर रहा था कि सुमति हमेशा खुश रहे, उसके सारे सपने पूरे हों। इतनी मासूम और दिल की साफ लड़की इतनी जल्दी शादी और जिम्मेदारियों के कहीं इसकी महबूब इतना खो जाए, ये फूल हमेशा खिला रहे तभी न मुरझाए। सुमति के बाबूजी बोले, क्यों साहब जी? सर में अपनी बातों से दर्द कर रहे हैं जो? सुमति के बाबूजी की बात सुन के अनिकेत बोला, नहीं काका, सुमति की बातों से भला किसी का सर दर्द कैसे हो सकता है? ये तो सबका दर्द है, गम भी भुला देगी। अपनी अनिकेत सुमति की आंखों में देखता हुआ बोलता है, अपनी मासूमियत की और मीठी बातों सुनने को मिलती कहाँ है? और मन ही मन बोल रहा था, काश ये पल यहीं रुक जाए, सुमति हमेशा मेरी आंखों के सामने ही रहे, मैं उसको देखता रहूं। तब सुमति बोली, शहरी बाबूजी, वो आपके पास हमारी पायल थी, मैंने कल से एक ही पैर में पायल पहनी है, हमारी पायल वापस कर दीजिए। अनिकेत बोला, अभी तो वो हवेली में है, जब हवेली जाएंगे तब दे देंगे। सुमति बोली, पर ये दे जरूर दीजिए, नहीं तो हम दोनों की मुलाकात बार बार होती रहेगी। अनिकेत आश्चर्य से सुमति को देखता है। सुमति हंसते हुए बोली, जब किसी का सामान हमारे पास रह जाता है तो उस इंसान से बार बार मुलाकात होती रहती है। अनिकेत हंसता हुआ बोल, ये कितने बोला? सुमति बोली, हमारी सहेली है ना महुआ, उसने बोला था। सुमति ने प्रणाम करते हुए बोला, अब मैं चलती हूँ, वो पायल याद रखिएगा। अनिकेत ने हाँ में सर हिलाया दिया। प्रताप भी अनिकेत के पास आए, बोला, अनिकेत भाई जल्दी
वकालत पढ़ वकील बन जाओ। हमें भी आए दिन कोई न कोई कानूनी दाव पेच मिल जाते हैं और हमें समझ भी नहीं आता। अनिकेत बोला, हाँ भैया, मैं जल्दी ही वकील बनना चाहता हूँ। अनिकेत और प्रताप घर वापस आ जाते हैं। ठाकुरायन खाना खाने को बोलती है। अनिकेत ने आगे बहुत से पकवान थे। अनिकेत ने थोड़ा ही खाया। प्रताप ने पूछा, भी खाना पसंद नहीं आया? वो बोला, नहीं, सब बहुत अच्छा है, मैंने बहुत खा लिया, अब भूख भी नहीं। ठाकुरायन बोली, ये आजकल के बच्चे चिड़िया के जैसे खाते हैं। शाम को अनिकेत ने निकलने के समय ठाकुरायन ने बहुत सी मिठाई, फल और उपहार अनिकेत के कार में रखवा देते हैं। अनिकेत बहुत मना कर तो रहा है, पर वो अपनी कुछ भी नहीं सुनती है। अनिकेत ने उसके पैर छुए और कार से शहर के लिए निकल गया। वहां से निकलते समय उन्हें बार बार सुमति का ध्यान आ रहा था। सुमति का मासूम बार बार उसकी आंखों के सामने आ रहा था। रास्ते में कोई भी लड़की दिखती तो वो अनिकेत की सुमति जैसी ही लगती। रास्ते में सुमति की सहेलियां स्कूल से आते हुए देख अनिकेत को ध्यान आया कि सुमति की पायल उन्होंने वापस ही नहीं करी। कार रोककर वो सहेलियों के पास उसकी पायल देने जाने लगा। तो फिर सुमति की बात ध्यान आई, अगर किसी का सामान हमारे पास रह जाता है तो उसे सब दूसरे जरूरतमंद जानना होता है। कहने को तो ये एक अंधविश्वास था, ऐसा हो ही जरूरी नहीं, पर न जाने कि अनिकेत को इस पर विश्वास होता का मन कर रहा था। वो ऐसा को भी गुंजाइश जो उन्हें सुमति से मिलवा सके छोड़ना नहीं चाहते थे। सुमति अपनी भाभी के साथ घर के काम कराने में लगी थी। तभी भाभी जी की नजर सुमति के पैर पर गई। सुमति ने एक पैर में पायल भी थी, एक में नहीं। भाभी मुस्कुराते हुए बोली, क्यों रे सुमति, ये कौन सा नया फैशन है? एक पैर में पायल, एक नहीं में नहीं। सुमति को याद आता है उसकी पायल अनिकेत के पास है। वो हवेली पहुंचती है जहां सुमति को पता चला अनिकेत शहर के लिए निकले हुए बहुत समय हो गया। सुमति घर आई और पर उसे ये समझ न आया रहा था अनिकेत ने जाने से उसका मन में क्यों दुखी है। मन ही मन वो उदास थी और अपनी पहनी हुई पायल भी निकाल कर उसने संदूक में बंद कर दी। अगले दिन अपने स्कूल के लिए तैयार होने लगी। थोड़ी ही देर में पड़ोस में ममता बुआ हाथ में एक घड़ी लिए आ रही थी। सुमति उन्हें देख बोली, क्या बात है बुआ, आज कैसे कपड़े बापड़े लेके हमारे यहाँ आई हो? ममता बोली, मेरे रमन चाचा इसलिए। अभी भाभी ने बोला विधवा को शुभ कर्म में दूर रहना चाहिए, वो वहाँ ऐसे मौके में सत्संगों में रहती है, उसको अशुभ माना जाता है, तो मैं यहाँ रहने आई हूँ कुछ दिन के लिए। सुमति आश्चर्य भरी नजर से ममता को देख रही थी तो बोली, बुआ, आप उसके परिवार का हिस्सा हो, आप अशुभ कैसे ही हो गई? मधु भी चाहती हुई उसकी बुआ उससे बात नहीं, ये तो बिल्कुल गलत है, आप को किसी बात की सजा दे रहे हैं वो लोग, आप इंसान हो क्या? आप कुछ ऐसे दूर कर रहे हैं? बुआ मुस्कुराते हुए बोली, तू नहीं समझेगी सुमति। माँ ने तेज आवाज में बोला, ये नियम बड़ों में बनाया है, दो अक्षर क्या पढ़ लिए तू? पर कोई गलत बोलने लगी। सुमति कुछ बोलने को हुई, तभी ममता बुआ वो कुछ न बोलने का इशारा किया और बोली, रहने दो भाभी, सुमति अभी बच्चे ही तो है, सजा जा। सुमति, तुझे स्कूल के लिए देर हो रही है होगी। सुमति गुस्से में पैर पटकने लगी। सुमति घर आती है तो बाबूजी बोले, कल वो लड़का है
उसके परिवार से कुछ लोग आ रहे हैं। सुमति को देखने सब तैयार कर लेना। माँ बोली, सुमति तू भी अपने हाथ में बने थाली पास और बाकी उसका सामान निकाल कर कमरा सजा देना और कल जरा जल्दी से लौट आ जाना और नहा के भाभी के ने तैयार हो जाना और कोई नया बहाना नहीं समझी। सुमति को यह सब कुछ बिल्कुल अच्छा न लगा रहा था। मन ही मन भगवान से मन रही थी कुछ ऐसा हो जाए कि हमारी शादी भी अभी न हो। दूसरी ओर अनिकेत पूरे रास्ते में सुमति के बारे में ही सोचता रहता है। घर पहुंचने की भी उसे सुमति का ही ध्यान आता है। रात को उसे नींद भी नहीं आ रही थी। रात में ही पेंटिंग बोर्ड के पास रंगों से खेलते हुए और मन ही में सुमति की तस्वीर लेते हुए सुमति की बहुत प्यारी पेंटिंग बना देता है और उसे देखकर महसूस होता है कि सुमति उसके पास ही खड़ी है। अगले दिन सुबह के 5 बजे माँ सुमति को आवाज लगाने लगी। सुमति भोर हो गई। जल्दी से उठ कर भाभी के साथ काम करा ले। सारा सामान अच्छे से लगा देना और हाँ अच्छे से ध्यान रखना। ममता बुआ से दूर रहना आज और पड़ोस की चाची से उसके नाश्ते के लिए डिजाइन वाले बर्तन से ले आना। बाद में धो के वापस कर देना। सुमति आंखें बंद करे सारी बातें अनसुना कर जा रही थी। तब दोबारा माँ ने बोला, देख सुमति अब तुझे दोबारा ना बोलना पड़े ये ध्यान रखना। सुमति मुंह बनाते हुए उठती है और बड़बड़ाती हुई बोलती है, कहीं जा का राजकुमार है क्या वो जो इतनी तैयारी करनी पड़ रही है। माँ भी ना बिल्कुल पगला गई है। वो घर के सफाई करके सारा सामान कर लगा देती है। फिर नहाकर भाभी जी के साथ खाना बनाने लगती है। सुमति के बनाए हाथ के खाने के स्वाद की तारीफ हर कोई करता था। जब कुछ न बना तो सुमति तैयार होने के लिए चली गई। सुमति के लिए माँ ने बहुत सुंदर गुलाबी रंग की साड़ी निकाल कर रखी थी। सुमति की भाभी ने सुमति को अच्छे से तैयार किया। सुमति के लिए खुले लंबे बाल, आंखों में काजल, माथे पर छोटी सी बिंदी से सब सुमति को सुंदरता को और बढ़ा रहे थे। माँ ने जब सुमति को ऐसे देखा तो काला टीका लगाते हुए बोली, किसी की नजर न लग जाए हमारी सुमति को समझाते हुए माँ सुमति से बोल रही थी, ज्यादा माँ बोलना नहीं, अपनी उनके सामने जितना पूछा जाए बस उतना ही जवाब देना। चल के दिखाने को बोले तो आराम से चलना, उलझी कूदे मत कर लगना और खाने या जो भी उनके सामने खाने के लिए रखा वो बोल देना तूने बनाया है। सुमति मुंह नीचे कर सब कुछ सुन रही थी। तब माँ ने बोला, तू सुन भी रही है मैं क्या बोल रही हूँ। तब सुमति मुंह ऊपर करके बोली, मुझे भूख लगी है, सुबह से बस काम कर रही हूँ और अब सजा के बैठा दिया है, खाना खाना है मुझे। सुमति की माँ बोली, जानती भैया इसे भी मैं इतनी देर से समझा क्या रही हूँ और इसका दिमाग खाने पर है। भाभी कैसे खाना देने को बोल खुद वहाँ से बाकी की औरतें थोड़े ही देर में लड़के वाले आ जाते हैं। सब उसका स्वागत कर बाबूजी बैठकर में बैठाते हैं। लड़के के माँ पिताजी और उसकी छोटी बहन और उस एक दोस्त आता है साथ में। उन सबके भगवत में सब लग जाते हैं। गाँव की लड़कियां और सुमति की सहेलियां दरवाजे पर खड़ी हैं। वो सब कुछ देख रही थी। तब सुमति को बुलाने के लिए लड़के की माँ बोलती है, आशा और भाभी सुमति को लेकर आए। सुमति को सामने की एक कुर्सी पर बैठा देती हैं। जब सबकी नजर सुमति को देखने लगती है, माँ ने पूछा, खाना बना लेती है वो हाँ गर्दन हिलाती है। आज के ये जो सब नाश्ते की चीज़ हैं ये सब तुमने बनाई हैं, तुम्हारी माँ बोल रही है। सुमति ने एक नज़र नाश्ते की ओर घुमाई और बोली, जी ये सब मैंने बनाया है।
समोसे को छोड़ ये मिठाई और ये नमकीन है और बिस्कुट। वहाँ खड़ी सुमति की माँ सुमति को आँख दिखाते हुए बोली, नहीं बहन जी, नमकीन बिस्कुट तो दुकान के हैं। सुमति के ऐसे जवाब से लड़के की माँ सुमति को घूरने लगी। अनिकेत की माँ उसका आगे बात बढ़ाने बहुत सुमति से बोली, बनाई आती है हमारे यहाँ सबको हाथ से बनाना। सुमति बोली, हाँ मौसी, तो हमारे यहाँ भी सब हाथ के बने हुए पहनते हैं, पैर में बुने किसी ने नहीं पहने। अनिल की माँ और अनिल एक दूसरे की ओर देखने लगते हैं। बोली, चूहे का खाना बना लेती है। सुमति फिर जवाब देती है, हाँ जी हाँ, आग भी बहुत अच्छी लगाती है। अनिल की माँ मुँह से आश्चर्य भरा शब्द निकलता, क्या आग लगाती है वो? सुमति बोली, हाँ चूहे में जो बोली लड़की तेज है। सुमति की माँ बोली, अनिल बेटा, तुम्हें कुछ पूछना है तो पूछ ले लो। पिताजी के आने जाने के बाद मेरे लिए मेरी माँ बहुत महत्वपूर्ण है। मैं चाहता हूँ मेरी होने वाली पत्नी मेरी माँ की खूब सेवा करे, उन्हें कुछ काम न करने दे, जैसा वो बोले वैसे कर रहे। तू सुमति, तुझे हाथ पैर दबाना तो आता है ना? हर रोज काम के बाद मेरी माँ के पैर दबाने होंगे। सुमति ये सब सुनते गुस्से में कूद रही है। उसका मन हुआ कि वहाँ से चली जाए या बहुत तेज से चिल्ला के बोल दे, नहीं अब करनी शादी मुझे। अनिल ने दोबारा पूछा, कर लोगी ना सब? सुमति की माँ सुमति को घूरते हुए उत्तर देने के लिए इशारा किया। तब सुमति ने बोला, जी हम सब कर लेंगे, पैर दबा लेंगे, हाथ दबा लेंगे। इतना सुन अनिल की माँ अपने गले को छूती हुई बोली, हाय राम, गला दबाएगी? सुमति बोली, अरे नहीं सर दबाऊंगी। देखो बोल सर। सुमति की माँ ने अनिल की और उनकी माँ से बोला, आप लोग भोजन कर लीजिए, भोजन ठंडा हो रहा है। इतना बोल वो आशा और भाभी को इशारा करके बोली, अंदर ले जाओ इसे। सुमति झटक से उठती है, मानो उसे एक कैद में आज़ादी मिल गई हो। जैसे भी वो घर में गई, माँ उसके कान मड़ोड़ के पूछती है, क्या अनाज शनाब पके जा रही थी? सुमति दर्द से चिल्लाते हुए बोली, हाँ माँ, क्या कर रही हो? खान छोड़ो। माँ अपनी टांग जारी रखते हुए बोली, देख सुमति, अगर इस रिश्ते में कोई बाधा आई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, बोला देती हूँ। सुमति मुंह बनाते हुए आशा से बोली, क्या आशा, मैंने कुछ गलत बोला क्या? उनके बाद जब सवाल ही अनाप शनाप होंगे तो मैं जवाब और कैसे देती, बता दो जरा। आशा मुस्कुराते हुए बोली, कुछ भी बोला पकड़। लड़का देखने में बहुत अच्छा है, बिल्कुल महुआ चैनल की तरह। कुमार सुमित बोली, हाँ तो तेरी कहाँ देती हूँ, चल। दोनों सहेलियों में इसी तरह मजाक चल रही थी, तभी भाभी जी ने आवाज़ लगाई, सुमति चल, मुझे अनिल की माँ बुला रही है। सुमति ने बोला, अब क्या रह गया पूछने को। आशा सुमति को लेकर अनिल के माँ के पास गई। उन्होंने सुमति के सर पर हाथ फेरा और 501 रुपये देते हुए बोली, अब कमर कस लो, मैं तुम्हारी सास बनने वाली हूँ। सुमति आश्चर्य और उदासी से उन्हें देखने लगी। तब वो तुनंग कर बोली, अगर बालों बड़ों का सम्मान करना नहीं सिखाया सुमति को कुछ समझ नहीं आता। तब भाभी इशारा कर पैर छूने की बोलती है। सुमति पैर छूती है तो वो बोली, संस्कार की कमी है, बहुत कुछ सीखना पड़ेगा। भाभी बोली, अब छोटी है, मैं सिखा दूंगी। सुमति दुखी
मन अपने कमरे में चली गई। सुमति के बाबूजी और माँ, भाभी जी, सब लोगों ने मेहमानबाजी और विदाई बहुत अच्छे से पूरी की। सबके जाने के बाद सुमति की माँ सुमति के पास आ गले लगती है और आँख में आंसू लिए बोली, बिटिया अब तू पढ़ाई हो जाएगी। बिटिया कितनी जल्दी बड़ी हो जाती हैं। सुमति उदासी से बोली, माँ तुम भी तो यही चाहती थी। नहीं बिटिया, कौन माँ अपने बच्चों से तो अलग होना चाहती है। ये तो समाज की रीत है। कोई निकलना चाहिए ना बना पड़ता ही है। सुमति उस रात ठीक से सो भी ना सकी। उसका मन शादी करने का बिल्कुल न था। वो पूरी रात इसे टालने के लिए उपाय सोचने लगी, पर कुछ भी हाल न। अलग दिन सुमति स्कूल के लिए तैयार होने लगी। भाभी ने बोला, अब कम कर स्कूल जाना, घर का काम कर सीखेगी। सुमति बिना कुछ बोले तैयार हो रही थी। भाभी उसे सुनाए जा रही थी, न जाने कहाँ की कलेक्टरनी बनेगी कि सुमति ने बाबूजी के खांसने की आवाज़ आती है। बाबू का घूंघट आगे खींच लेती है, रसोई में चली गई। बाबूजी सुमति के हाथ में मोबाइल देते हुए बोले, जरा अपने भैया को फ़ोन लगा दे, शादी की तैयारी के लिए पूछ लूँ कैसे करनी है। ले देके ये घर बचा है, मैं नहीं तो इसी को गिरवी रख के मुनीम के उधार पे रुपए लेने पड़ेंगे। सुमति का मन ये सब सुन बहुत दुख हो रहा था। सुमति अपने भैया को फ़ोन लगा बाबूजी को पकड़ा के स्कूल के लिए चली गई। उन दिन सुमति का कहीं मन नहीं लग रहा था। उसे बस बाबूजी की बातें याद आ रही थी। सब मजदूरी देख उसका मन विचलित हो रहा था। उस दिन से सुमति बहुत उदास रहने लगी। ना तो आम तोड़ने जाती, ना ही पानी पूरी को स्वाद आता। उसे बाबूजी और माँ के पंडित जी को बुला का शुभ मुहूर्त तय कराया और रोके का समय पूछा। पंडित जी अपने पोथी पत्र उलट पुलट कर 4 महीने का वादा शादी का है। 10 दिन बाद रोके का समय निश्चित किया। जैसे जैसे शादी का समय पास आ रहा था, सुमति की उदासी और चिंता बढ़ती जा रही थी। घर में अब हर रोज शादी की तैयारी की बात चलती रहती। क्या देना है, क्या लेना है। माँ बाबूजी में अक्सर इन सब बातों में बहस भी छिड़ जाती। बाबूजी ने सुमति से बोला, अपने भैया को फ़ोन लगा के बोल दो कि रोक का न करने के लिए आ जाएं और साथ से ये सब सामान भी लेते आएं। सुमति की तफन बाबूजी ने एक लिस्ट देते हुए कहा। सुमति ने भैया को फ़ोन कर सारी बात बता दी। अगले दिन मुकेश भैया भी आ गए। लव कुश देखते ही उन्हें खुशी से गले लग गए। मुकेश ने माँ बाबूजी के पैर छुए। सुमति उनके लिए पानी में मीठा ले आई। बाबूजी ने के साथ मिल मुकेश ने की तैयारी के देखते ही देखते वो दिन भी आ गया। सब लोग अनिल के घर जाने के लिए तैयार थे। लव कुश को भाभी ने अपने से तैयार कर दिया। पंडित जी से तिलक करा के सब लोग उनके घर के लिए चल गए। घर आते समय अंधेरा हो गया। उसे भी लोग घर पहुंचने माँ और भाभी सब कुछ जान के लिए ही उत्सुक थे। बाबूजी बताया सब अच्छा है, उन्होंने कुछ है और सामान है शादी में देना होगा। भैया ने बोला, मैं शहर जाके पैसों का इंतजाम करता हूँ। पर बाबूजी ज़्यादा तो नहीं हो सकेगा। बाबूजी ने बोला, कोई बात नहीं बेटा, प्रधान जी से बात करके देखते हैं, कुछ मदद कर देंगे। तो मुकेश अगले दिन शहर के लिए रवाना हो जाता है। बाबूजी भी पैसों के इंतजाम में लग जाते हैं। भाभी जी भी सास और सुमति दोनों देने लगते हैं। कुछ कोशिश करने पर भी पैसों का इंतजार न होने के कारण बाबूजी ने घर को गिरवी रख रुपयों का इंतजाम कर
करने को सोचा। सुमति को जब एक बात का पता लगा, उसने बाबूजी को बहुत समझाने की कोशिश की, पर सुमति के सारे प्रयास असफल रहे। शादी का दिन पास गया। घर के आंगन में मानो तैयार हुआ। सुमति को पीली साड़ी में तैयार किया। हल्दी की रस्म पूरी होने के बाद एक घर सारी रस्में पूरी होने लगी और शादी का दिन भी आ गया। सुमति हर समय मेहमानों से घिरी रहती। रस्में होने के बाद सुमति थोड़ी शांति के लिए छत पर चली गई। पड़ोस की छत पर ममता बुआ दिखाई दी। वो उसने बोली, अरे ओ ममता बुआ, तुम क्यों नहीं आई आज हल्दी की रस्म में? और बुआ होके भी नहीं आई। वो बोली, बिटिया, हम लोगों के भी पचाई के अशुभ है, मैं नहीं आ सकती। सुमति बोली, देख लो बुआ, हमारे आगे ये सब बहाना ना चलेगा, तुमको आना ही होगा। अगर नहीं आई तो ये सुमति भी कसम खाती है, कभी तुम्हारी चौखट पे पैर ना रखूंगी, इसलिए शादी में आ जाना जरूर। शादी के दिन चारों ओर चहल पहल हो रही थी। घर में मेहमानों का आना जाना लगा हुआ था और कभी हलवाई पूछता तेल का कंच कहाँ है, तो कभी सजावट वाला फूल कोई पूछता। घर की लाइट कभी आती कभी जाती। बाहर से जनरेटर की आवाज आती है। घर में मेहमान आते हैं डाल के लिए और सुमति के लिए साड़ी और रुपए देते। बुआ का लड़का सभी का नाम और उसके रुपए एक कॉपी में लिख रहा है। माड़ो में सुमति और के साथ कुछ और लड़कियों को बिठा। वहीं बुआ जी ने चूल्हे पर दाल भात बनाया और उसे सुमति और बाकी की लड़कियों को परोसा गया। सुमति नाक सिकोड़ते हुए बोली, ये क्या है? मरीजों वाला खाना। बुआ बोली, ये रस्म है, ये पूजा के है, खा लो। अब भी तो लड़कियां खा रही हैं। पुष्पा भी उनमें ही बैठी थी। वो बोली, हाँ बुआ, खा लेता हूँ। शाम को शादी में अच्छे अच्छे पकवान मिलेंगे। सुमति के चेहरे पे खुशी आ जाती गई। हाँ पुष्पा, शाम को तो पानी पूरी ही मिलेगी। सुमति की बुआ बोली, नहीं सुमति, तुम्हें नहीं मिलेगा, तुम्हें बस यही खाना है और इसके बाद जब तक सिंदूर नहीं लग जाता तब तक कुछ नहीं खाए। सुमति चिड़चिड़े हुए बोले, ये क्या बात हुई? हम क्यों खाए भूखे? ये मर्जियों वाला खाना खा के क्या लड़का भी होगा भूखा? नहीं ना, तो हम क्यों रहें भूखे? बुआ बोली, ज्यादा मुंह न चलाओ, नहीं तो सास से रोज ताने मिले। चुपचाप खा ले, नहीं तो रहने दो। बुआ आगे की थाली खींचते हुए बोली। सुमति बुआ को रोकते हुए बोली, नहीं बुआ, रहने दो, हम खा लेंगे, आगे तो भूखे रहना है। बिना मन के सुमति ने वो खाना खा लिया। सुमति छत पर जाने लगी अपनी सहेलियों के साथ। बुआ ने बोला, कहाँ जा रही है बुआ? धूप में थोड़ी थोड़ी सर्दी लग रही है। बुआ बोली, ठीक है, चुरा पास में रख लेना। सुमति ने हाँ में गर्दन हिला दी। छत पर जा सुमति बोली, देख आशा, पुष्पा, भूख तो मेरे से बर्दाश्त नहीं होती और इतना फीका खाना खा मुँह खराब हो गया है। तू जा और जल्दी से नजर बचा के पानी पूरी ले आ। आशा बोली, लाने को तो ला देंगी सुमति, पर तेरी बुआ, उनकी टांग बहुत तेज होती है। सुमति बोली, तू लेके तो आ। और तीखा बनवा जैसे ही लाए, सबसे नजर छुपा के वो जो अलग कमरा है जिसमें उन्हें उन दिनों में रहना पड़ता है, वहीं ले आना। शादी के लिए सभी कर्मों की अच्छे से सफाई हुई तो हम वहाँ जा रह सकते हैं, समझी? अब याद रखना, तीखा होना चाहिए। पुष्पा और आशा दोनों सुमति के कहने से चली गई। सुमति
बेचैनी से इंतजार करने लगी। पानी पूरी याद करके ही उसके मुंह में पानी आने लगता है और थोड़ी ही देर में आशा पुष्पा दोनों आ जाती हैं। सुमति उनके हाथ की ओर देखती। पुष्पा के हाथ में थैला और आशा के हाथ में लोटा होता है। वो कमरे की ओर इशारा करते हैं। सब नजर बचा के कमरे में जाती हैं। सुमति अंदर छत के कमरा बंद करके लेती है। अपनों दोनों सहेलियां थोड़ा सा देर खुद सहारा ले एक एक कर मुंह में रखती जाती हैं। तीखा होने के उसके आंख से पानी आने लगा, फिर भी वो खाती रही। जब सब खत्म हुआ तब भी मिर्ची के कारण सुमति की आंखों से पानी आता जा रहा था। इतने में दरवाजे पर किसी की दस्तक हुई। सुमति ने जल्दी से सब साफ कर लोटा छुपा दिया और किवाड़ खोला तो सामने माँ खड़ी थी। सुमति को देख माँ का चेहरा उदास होगा, आंखों में पानी आ गया और छत से सुमति को गले लगा लिया और रोने लगी। सुमति को कुछ समझ न आ रहा था। तब भाभी और बुआ भी आ गई। बुआ बोली, सुमति की माँ अभी कौन सा विदाई हो रही है जो इतना रो रही है। माँ सिकते हुए बोली, देखो ना जीजी, ये यहाँ सबसे छुप के अकेले रोए जा रही है। क्या हाल बना लिया है। रो के पूरा मुंह लाल हो गया, आंखें भी रो के सूज गईं। पीछे से पुष्पा और आशा दोनों मुंह दबाए हंसे जा रही थीं। बुआ बोली, हमारी सुमति सयानी हो गई है। सुमति कुछ न बोल रही थी। उसे अपनी चोरी न पकड़ी जाए का डर था। भाभी बोली, चलो यहाँ कहाँ आ गए, सब आंगन में चलो, वहीं सब बैठे हैं। देख पुष्पा, आशा वहाँ से निकल गई। शाम को सुमति को गांव की सरोज दीदी आई जानने के लिए। गांव की अक्सर लड़कियों को सरोज दीदी ही जाती हैं। सुमति को उन्होंने शांत बैठने को कहा। सरोज ने बोला, देख सुमति, अगर तू शांत नहीं बैठी ना तो मैं अपना काम बिल्कुल भी ना कर सकूंगी और चाची से भी बोल दूंगी। सुमति बोली, नहीं दीदी, हम सब बिल्कुल शांत रहेंगे, माँ से कुछ ना कहना। थोड़ी ही देर में सुमति को सरोज सीता मैया की तरह बहुत सुंदर से संवार देती है। सुंदर सी सुमति अब और सुंदर लग रही है। बुआ ने जैसे ही सुमति को देखा, काजल का टीका लगा, बोली, नजर न लग जाए मेरी बिटिया रानी को। सुमति बोली, बुआ ये सब बहुत भारी है, मुझे कुछ इनमें से कम करा दो। बुआ बोली, चुप कर। सब दुल्हन जैसे ही तैयार होते हैं, बारात गांव में आने की खबर मिली है। सब लोगों की दौड़ बहुत तेज हो गई। बाहर पूजा की सारी तैयारी शुरू होने लगी। पूजा की थाली, फूल, फल, माला सब कुछ देख कर तैयारी कर रही थी। द्वार पर बारात आने के बाद दूल्हा पूजा की रस्म शुरू हुई। सभी लोग दूल्हे को देखने चले गए। जो सुमति कमरे में अकेली थी, वो इधर उधर कमरे में टहल रही थी। सुमति उन्हें देख बहुत खुश हुई और